सर एज सच अ कम्युनिकेशन ऐसे कुछ है नहीं कि तुम इंग्लिश अच्छा बोलते हो तुम रिकमेंड हो जाओगे, क्योंकि अगर आप कन्वे कर पा रहे हो वेदर इट इज इंग्लिश और हिंदी। सर उन्होंने मुझे समझाया कि तुम बस तैयारी करो, ठीक है। अगर पहले से सोच लेगा कि नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, तो एकदम सोच लो कि हाँ होगा, अपने अंदर विश्वास रख कि हाँ कर लेगा, तो बस हो जाएगा। क्या मैटर करता है कि वहाँ तुम कब जा रहे हो ये मैटर नहीं करता, तुम जा रहे हो ये मैटर करता है। तो मैंने मेरे दिन जब फ़ोन मिला तो पापा को बोला ना, मैंने हेलो पापा, मैंने बोला पापा नमस्ते, बोले नमस्ते, क्या हुआ, मैं रिकमेंड हो गया कि ये क्या होता है, मैंने ऑफिसर बन गया। Hello gentlemen cadets, welcome to Target Defense Academy. My name is Sachin, founder director of Target Defense Academy. आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। बिकॉज एनडीए की प्रिपरेशन जितने भी बच्चे कर रहे हैं उनका मेन टारगेट क्या होता है, आपको रिकमेंड होना है, राइट। रिकमेंडेशन लेना, एनडीए में एंट्री लेना और उसके बाद एक ऑफिसर बनना, राइट। तो आज मेरे साथ हैं अभिषेक यादव, स्टूडेंट, और he got the recommendation from one AFSB देहरादून, राइट। यस ओके, तो इनका जो एक्सपीरियंस है, कैसे रिकमेंड हुए, क्या क्या स्ट्रेटजीज इन्होंने फॉलो की, वो सारी स्ट्रेटजी हम जानेंगे एक डिटेल वीडियो में। और सबसे पहले तो अभिषेक, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर। और ये बहुत ही लोगों का सपना होता है एसएसबी रिकमेंड होना, ठीक है। आप भी, बहुत सारे बच्चे जो एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने रिटन क्वालिफाई कर लिया है बट एसएसबी में किसी वजह से आउट हो गए हैं, ठीक है। तो क्या गलतियां रही आपकी और क्या चीज़ें हैं जो आप अभिषेक से सीख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम दूसरों से सीख के आगे बढ़ते हैं, और अभिषेक ने भी ऐसा बहुत कुछ सीखा है अपने सीनियर्स से, जूनियर्स से, अपने बैचमेट्स से, अपने पेरेंट्स से, राइट, जो इनको एसएसबी में काम आया, ठीक है। तो डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले तो अभिषेक, यस आप शिकोहाबाद से हैं, राइट। Yes, तो sir. सबसे पहले तो आप हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करें, बताएं अपने बारे में कि आप कहाँ से हैं, क्या किया आपने, Sir. कैसे आपने एनडीए रिटन प्लस एसएसबी को क्वालिफाई किया। सर थैंक यू सर। Hello everyone, my name is Abhishek Yadav. I'm from Shukawad and I was a student of Sainik School Lucknow, and sir is my senior, and as a guide, all the guidance provided by seniors, batchmate, officers in the Sainik School helped me a lot in this journey, throughout journey of SSB, written and then recommendation of medicals also. सर जब स्टार्टिंग में सर 7th में जैसे सैनिक स्कूल ज्वाइन किया तब से सीनियर्स साथ रहे हैं, कोई ना कोई सीनियर हमें हमेशा मदद करता रहा है। अब हमारे जो बैचमेट्स हैं, सीनियर्स हैं, ये जो सबसे मेन पार्ट है पूरी जर्नी में इन्हीं का है। सर जैसे गार्जियंस तो 7 तक मेरे साथ थे, उसके बाद तो मेरे से दूर ही रहे हैं। मैं ऑलमोस्ट स्कूल में ही रहता था पूरे दिन, पूरे साल, तो उसी में। सर स्टार्टिंग में जैसे रिटन में, मतलब हम लोग रिटन की तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम पे हमारे जस्ट सीनियर बैच था, जब पास आउट होके गया था, तो उन्होंने बोला था कि तुम ना, जैसे तुम बहुत पढ़ोगे, ठीक है, कोशिश बहुत अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन तुम अगर जिस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करोगे वो ज़्यादा मैटर करता है। तो उन्होंने हमें समझाया कि पेपर को किस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए, कि हमें जो क्वेश्चन आ रहा है उसे करो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें ज़्यादा जूझो मत। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की रिटन निकालने में। उसके बाद सर जब मेरा रिटन हो गया, उसके बाद सर एसएसबी के लिए मैं आया यहाँ लखनऊ वापस। यहाँ पे मुझे हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने एसएसबी के लिए मुझे साइक की तैयारी कराई, सर लेक्चरेट, जीडी, ये सब की तैयारी कराई। तो इसमें सर जो पूरी जर्नी थी, इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट सब मेरे सैनिक स्कूल का ही रहा है, कि जहाँ आप लोग जितने भी हमारे सीनियर सर हैं, सब लोगों ने हर जगह हमें सपोर्ट किया। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी, चाहे वो एसएसबी के लिए हो, चाहे वो मेडिकल्स के लिए हो, चाहे वो रिटन के लिए हो। सर एसएसबी में सर मेरा एक्सपीरियंस किस इस तरीके से रहा है कि सर जैसे फर्स्ट डे हम लोगों का स्क्रीनिंग वो टेस्ट होता है, तो सर मैं देहरादून गया था, तो वहाँ 160 की रिपोर्टिंग थी। तो पहली बात तो हालत ऐसी टाइट थी, 160 कितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। एक तो पहला अटैम्प्ट था मेरा, तो फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि कुछ लोग ऐसे थे जो पहले से ही अटैम्प्ट दे रखे थे, तो उन्हें आइडिया था एसएसबी में होता क्या है। तो मैं जैसे ही पहुँचा तो उसके बाद हम लोगों की स्क्रीनिंग हुई, तो स्क्रीनिंग में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कैसे होगा, बट हो गया। जब हम मतलब वहाँ पे नरेशन वगैरह अच्छा हो गया था मेरा, तो जैसे ही अंदर हो गए हम लोग, तो मतलब एएफएसबी और एसएसबी में बस एक फ़र्क होता है कि एफएसबी में क्या रहता है कि तुरंत ही साइक हो जाता है, स्क्रीनिंग के उसी जस्ट सेम डे आपका साइक होना होता है। बट एसएसबी में आपको एक दिन का टाइम मिलता है, आप स्क्रीनिंग के बाद पूरा रेस्ट करेंगे, देन फर्स्ट डे अनदर डे मॉर्निंग में साइक होता है।
तो हम लोगों को जैसे हम लोग इन हुए तो हमारा लगेज वगैरह शिफ्ट करके उन्होंने बोला कि आप लोग साइक टेस्ट के लिए रेडी हो जाएं अपने ड्रेस पहन के। तो हम लोग को ड्रेस चेंज करके पहले डिनर मतलब लंच कराया गया, उसके बाद हमें बोला कि ड्रेस चेंज करके आप ऑडिटोरियम पहुंच जाएं। तो वहाँ साइक टेस्ट हुआ। साइक बहुत आराम से हो गया क्योंकि मैं इतना प्रैक्टिस कर लिया था यहाँ पे जितने भी सीनियर्स वगैरह से मिल के, कि मेरे को बोला कॉन्फिडेंस आ गया था कि ठीक है मैं कर लूँगा इस तरीके से। सर जो मेरा साइक वगैरह पूरा हो गया उसके बाद सर फर्स्ट डे में सेकेंड जो साइक और स्क्रीनिंग ही हुआ था। देन हम लोगों को बोला कि जाओ तुम लोग अपने खेलों को दो। तो जो था हमारे स्पोर्ट्स में वहाँ पे, तो पहली बार वहाँ सर हमने पूल देखा था। हम लोग के स्कूल में पूल नहीं था, कि टीटी वगैरह सब था हमारे स्कूल में बट पूल नहीं था। तो हम वही पूरे दिन पूल ही खेल रहे थे, 9:30 बजे तक पूल खेले, फिर खाना खाने वगैरह चले गए। तो और उसके बाद सर एकदम एसी रूम वगैरह मिले थे एसएसबी में, तो हम लोग बड़े खुश थे, चलो कुछ तो अच्छा मिल रहा है इधर। उसके बाद सर सेकेंड डे में हम लोग को जीटीए स्टार्ट हुआ था। मेरा जो इंटरव्यू था सर सबसे लास्ट में था, सबसे लास्ट इंटरव्यू मेरा हुआ था। तो और मेरा चेस्ट नंबर 3 था सर, मतलब चेस्ट नंबर 7 था स्क्रीनिंग में और चेस्ट नंबर 3 था सेकंड फेज़ में। तो हम लोग का जीटीओ स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट ग्रुप में ही मेरा पड़ता था, तो सबसे पहले हम लोगों का स्टार्ट हुआ। तो हम लोग जीटीओ स्टार्ट किए तो सबसे पहले हमारे ग्रुप डिस्कशंस हुए और जीडी का यहाँ इतना प्रैक्टिस हो चुका था मेरा कि मैं परफेक्ट हो रखा था उसमें, कि जीडी में तो कभी पीछे नहीं रहूँगा। तो उसमें जीडी में सर 2 होते हैं, कि एक जीडी इस टाइप का जो वो खुद अपना एक टॉपिक देंगे, एक हमें खुद चूज़ करना होता है। 2 टॉपिक में कोई चूज़ करना होता है। दोनों जीडी मेरे अच्छे गए। एक इकोनॉमिक्स पे था कि किसकी इकोनॉमी बढ़ेगी, किस ऐसे कुछ था कुछ, कि इंडिया को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी करने के लिए क्या स्टेप्स करने चाहिए, 3 लीड्स दे रखी थी। और एक था कि हमारी डिप्लोमेसी में क्या फ़र्क चेंज करना चाहिए। और उसके बाद सर जीटीओ में जस्ट उसके बाद जीपी हुआ था। मैं एक थोड़ा सा रोकूंगा अभिषेक को। जीडी जैसा कि अभी कहा अभिषेक ने, जीडी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसएसबी, राइट? यस सर। और जीडी की जो प्रैक्टिस होती है वो आपको डेली बेसिस पे करनी है, ठीक है? जीडी इट मीन्स ग्रुप डिस्कशन। जब आप 5 to 10 स्टूडेंट्स आपस में बैठ के किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसको जीडी बोलते हैं। और जीडी का जो इम्पोर्टेंस है वो आपका स्क्रीन टेस्ट में भी होता है। yes, sir. आप जीटीओ में जाएंगे वहाँ पे भी होगा, ठीक है? इवन आप पूरे ओवरऑल एसएसबी की अगर मैं बात करूँ तो जीडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट वो पार्ट है, राइट? उसके अलावा लेक्चरेट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? तो इसमें अभिषेक ये बताइए कि बहुत सारे बच्चों के माइंड में रहता है कि एसएसबी मीन्स जीटीओ ग्राउंड ओनली। क्या ऐसा सही है, या बच्चे केवल एक ही चीज़ के पीछे भागते हैं कि ग्राउंड बस दिखना चाहिए? नो सर, सर जीटीओ ग्राउंड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द एसएसबी, बिकॉज ऑलमोस्ट हम एक दिन पूरा साइक में बिताते हैं, एक दिन पूरा पर्सनल इंटरव्यू में होता है। इवन इंटरव्यू में तो हम 1-on-1 सामने रहते हैं और वो मतलब जो भी चाहें वो हमारी हर एक्टिविटी को नोटिस करते हैं, हाउ वी आर सिट, हाउ वी आर टॉक एंड एवरीथिंग वो नोटिस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट ग्राउंड में अगर आप अच्छा कर लोगे तो हो जाएगा। उसके अलावा बच्चों के माइंड में एक चीज़ और रहती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स की इम्पोर्टेंस कितनी रहती है। कि अगर कोई भी बच्चा अगर हिंदी बैकग्राउंड से है, तो मैंने तो खैर कई बार बच्चों को गाइड किया है कि ये क्वालिटीज़, ऑफिसर लाइफ क्वालिटीज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इट डजेंट मैटर वेदर यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश और हिंदी, राइट? बट आप अगर बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं वो जो रिसेंटली रिकमेंड जो बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, राइट? तो ज़रा बच्चों को ये गाइड करिए कम्युनिकेशन स्किल्स की इम्पोर्टेंस कितनी रहती है। सर एज सच कम्युनिकेशन ऐसे कुछ है नहीं कि तुम इंग्लिश अच्छा बोलते हो तुम रिकमेंड हो जाओगे, क्योंकि अगर आप कन्वे कर पा रहे हो वेदर इट इज इंग्लिश और हिंदी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो इवन जब आप इंटरव्यू वगैरह में बैठते हैं हम लोग, जैसे तो ब्रीफिंग देते हैं ऑफिसर्स, उस टाइम में पहले बोल देते हैं कि अगर आप फॉर द मीन्स ऑफ लैंग्वेज इज इंग्लिश, लेकिन अगर आप कहीं भी अटकते हो तो आप हिंदी बोल सकते हो। इवन मैंने भी सर अपने इंटरव्यू में, जब इंग्लिश में मेरा इंटरव्यू चल रहा था, बट मैं एक टाइम आया था उन्होंने पूछा मुझसे कि अपने फ्रेंड्स के बारे में, तो फ्रेंड्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम इंग्लिश में बोल ही नहीं सकते ढंग से, उन्हें अगर समझाना है तो वहाँ मैंने अपना पूरा हिंदी में बताया था उन्हें, और वो मेरा अच्छा गया था। उन्होंने एक फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी बोल रहे हो इंग्लिश में बोल रहे हो, मतलब ओनली थिंग कि आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। आपके जो थॉट्स हैं, आप जो सोचते हैं, वो आप कैसे दूसरों तक कन्वे कर रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सर वन थिंग जो मुझे याद है, आखिरी में जब हम लोग कॉन्फ्रेंस के बाद जो रिजल्ट अनाउंस करने से पहले उन्होंने बोला था कि हमें यहाँ पे एक लीडर चाहिए, हमें यहाँ पे एक ऑफिसर चाहिए जिसे हम ट्रेन कर सकें। ना हमें ट्रेंड चाहिए, ना हमें ऐसा चाहिए जो ट्रेन नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें वो इंग्लिश उन्हें सिखानी है तो वो 3 साल में सिखा देंगे,
तो उन्हें उसका उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें इंग्लिश कितनी अच्छी आती है, हाँ, लेकिन तुम अच्छे से लोगों को कन्वे कर पा रहे हो, अच्छी तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी हो पा रही है, ये ज़्यादा मैटर करता है। ओके अभिषेक, Yes. तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एनडीए में जाने के लिए एक इंस्पिरेशन, हर एक किसी भी कार्य को करने के लिए, कोई भी एक अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क यू, दैट फ्रॉम वेयर यू गॉट द इंस्पिरेशन। सर फ्रॉम द बिगिनिंग जैसे मैं सैनिक स्कूल ज्वाइन किया, सैनिक स्कूल के लिए मुझे मेरे पापा हैं, तो वो मिले थे यहाँ के, हमारी सैनिक स्कूल के एक्स कैडेट हैं राजकुमार यादव सर। तो उन्होंने बताया कि उनके पिताजी से मिले थे, उन्होंने बोला कि मेरा बेटा सैनिक स्कूल में पढ़ा, तुम अपने बेटे को एक बार एग्ज़ाम दे के दे लो। तो अच्छा, पापा ने मुझसे बोला कि जाके एग्ज़ाम दे आना। मेरे को उस टाइम पे पता नहीं था सैनिक स्कूल क्या होता है, तो मैंने एग्ज़ाम दे दिया, स्कूल में क्वालिफाई करके अंदर आ गया। तो अंदर आया तो पता चला एकदम अलग ही माहौल था। तो उस टाइम स्कूल कैप्टन थे सर कैडेट प्रतीक सिंह सर, अभी वो इस टाइम पे वो लेफ्टिनेंट हैं, वो थे फरुखाबाद सर, वो फरुखाबाद सर थे वहाँ के। तो उन्होंने बोला हमें कि पहले दिन ही आके कि तुम लोग साइंस स्कूल में हो कि हाँ, तो कैसे मान लो मैं। तो फर्स्ट डे में हम लोग साइंस स्कूल आए थे, हमें कुछ पता नहीं था ऐसे। तो उन्होंने बोला कि अब तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि तुम साइंस स्कूल में हो। तो सर उसके बाद वो हम थ्रू आउट उनकी जर्नी देखे, वो स्कूल कैप्टन थे, तो सर एकदम एज अ ऑफिसर उन्हें देख रहे हैं हम, वो लगते थे। फिर से हमें यहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल सर थे, रजिस्ट्रार सर थे उस टाइम पे, वो सब दिखते थे वर्दी में। उसके बाद सर जो सबसे पहला सिलेक्शन उनका हुआ था हमारे सामने, वो रिकमेंड होके आए। तो उन्होंने आगे सबसे एक बात बोली थी आते ही कि तुम्हें पता है वो जहाँ से मैं रिकमेंड हुआ वहाँ से 3 रिकमेंड हुए हैं, एक सैनिक स्कूल नगरोटा से, एक RAMC से, और थर्ड वन इज जो सबसे पहले रिकमेंड हुआ था वो सैनिक स्कूल लखनऊ से। सर उस दिन मैंने सोच लिया था कि अब मुझे भी आके यही चीज़ बोलनी है यहाँ, कि जिस दिन मैं लौट के आऊँगा कि बोलूँगा कि मैं जहाँ रिकमेंड हुआ हूँ वहाँ से सबसे पहले सैनिक स्कूल लखनऊ से रिकमेंड हुआ है। तो सर वहाँ से मीन्स ऑफ मोटिवेशन बन गया था कि अब कैसे भी हमें करना है, अब NDA ही जाना है इनके पीछे। फिर सर जब 11-12 तक आए तब तक तो बहुत सारे सीनियर्स की गाइडेंस मिलती रही, जो लोग जाते रहे उन्होंने हमें हर टाइम मोटिवेट किया, गाइड किया कि तुम्हें कहाँ क्या करना चाहिए। 10th के बाद से ही हमारे सीनियर इतने कॉन्टैक्ट में थे कि वो आते थे, हमें बताते कि भाई तू ऐसे पढ़, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इस तरीके से पढ़ो, यहाँ ये फॉलो करो, ये बुक फॉलो करो। उन्होंने बुक्स वगैरह हमें बताई, तो हम उन चीज़ों को फॉलो करने लगे। सो मेन मोटिवेशन था सर, जैसे हम 12th में जब फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ तो मेरा नहीं हो पाया था, फर्स्ट अटैम्प्ट में रिटन नहीं निकला था। तो उस टाइम पे मैंने अपने पापा को फ़ोन किया कि पापा रिटन नहीं निकला। तो पापा बोले कि टेंशन क्यों ले रहा है, अभी तेरी उम्र ही कितनी है, अभी तेरी उम्र बहुत बाकी है, तो बस पढ़ाई कर। उसके बाद जो हमारे जस्ट सीनियर थे वो NDA जाने वाले थे, तो वो आए हमारे पास, तो उन्होंने OBM पर आए। तो मैं बोला कि सर रिटर्न नहीं निकला। उनसे हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो वो आके कहते हैं कि तुझे पता है कि NDA में क्या मैटर करता है, कि वहाँ तुम कब जा रहे हो ये मैटर नहीं करता, तुम जा रहे हो ये मैटर करता है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि तुम बस तैयारी करो, ठीक है, अगर पहले से सोच लेगा कि नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, तो एकदम सोच लो कि हाँ होगा, अपने अंदर विश्वास रख कि हाँ कर लेगा, तो बस हो जाएगा। सर वही किया और हो गया। ग्रेट। अभिषेक, हर एक इंसान की एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है, राइट? यस सर। या लाइफ चेंजिंग एक्टिविटी कह सकते हैं, जिसने आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। यस सर। तो उसके बारे में ज़रा स्टूडेंट्स को बताइए कि ऐसी कौन सी मोमेंट रही, या ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ रही, या कौन सी ऐसी हैबिट रही, राइट? यस सर। जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। यस सर। सैनिक स्कूल में हम लोग एक रूटीन में ही फॉलो रहता है हमारा, सेम से सुबह से शाम तक सेम रूटीन रहता है। तो 10th से तक तो सीनियर ऊपर रहते हैं तो एकदम कोई दिक्कत नहीं। 11 में थोड़ी फ्रीडम मिलती है हमें। तो सर 11 में मैं थोड़ा एकेडमिक्स वाला कम करके मैं खेलने में ज़्यादा लगा हुआ था, परेड कमांडिंग, मतलब एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ में इंगेज ज़्यादा था। सर जब 12th में आया मैं, तो सर हम लोग को अपॉइंटमेंट मिली, तो जो सर मेन 3 अपॉइंटमेंट, उसमें से एक मेरे पास थी एज स्टूडेंट। तो जब सर पहला रिटन हुआ, जब नहीं हुआ तो ऐसा लगने लगा था कि चलो, जब उस टाइम पर सर एक दिख जाता कि हम जैसे मेरे लिए मेरे स्कूल के कैप्टन एजुडेंट मेरे लिए इंस्पिरेशन थे, ऐसे मैं सोचता था कि मेरे जूनियर्स के लिए मैं कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन होगा। अगर मैं नहीं उन्हें करके दिखाऊंगा तो फिर वो उनके दिमाग में हो जाएगा कि ये कोई ऐसे ही है, ऐसी कोई पोस्ट है, कुछ कोई फर्क नहीं, ऐसी किसी को मिल जाती है। तो फिर वहाँ सर एक दिमाग में था कि कैसे भी इन लोगों के लिए ऐसा करना है कि उनके दिमाग में ये बन जाए कि अगर ये पोस्ट पाई है तो फिर रिटर्न निकालना है, NDA जाना है। तो सर वहाँ से एक अलग ट्रैक बन गया था कि कैसे भी ये गलत ना जाए, ताकि मैं गलत चला गया तो मेरे पीछे कोई 400 हैं वो गलत ना चले जाए। इसलिए सर वहाँ से मेरी पूरी लाइफ अलग ही चेंज हो गई थी। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है, यस, मतलब एज ए सैनिक स्कूल एक्स कैडेट मैंने एक्सपीरियंस की है यस, कि सैनिक स्कूल से जो कैप्टन होता है, स्कूल कैप्टन, यस सर, जैसे मेरे बैच में कुलदीप शर्मा Yes. कैप्टन था,
तो वो भी रिकमेंड हुआ। उसके बाद जितने भी कैप्टन रहे यस सर। वो सभी कैप्टन वो रिकमेंड हुए हैं एसएसबी के लिए भाई। यस तो आपके बैच में कौन कैप्टन था और क्या उसका रिकमेंडेशन हुआ कि नहीं? यस सर, उसका नाम था कौशल त्रिपाठी। हाँ। ही इज़ रिकमेंडेड फ्रॉम 19 एसएसबी इलाहाबाद। सर अभी उसका मेडिकल चल रहा है, ठीक, वो रिकमेंड हो गया, जस्ट उसके बाद मैं रिकमेंड हो गया और मेरे बाद जस्ट वाइस कैप्टन रिकमेंड हो गया। तो ये एक रिकॉर्ड चला है कि Yes, sir. जो भी कैप्टन होता है स्कूल कैप्टन उसको रिकमेंड होना ही होना है। Yes. तो सैनिक स्कूल वाले बच्चे जो भी देख रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखो, कैप्टन बनने की रेस में सबसे आगे आ जाओ, है ना? यस सर। कैप्टन बन जाओगे तो रिकमेंड हो जाओगे। यस। अब तो सर सैनिक स्कूल में भी ऐसे होने लगा है कि एसएसबी टाइप मिनी एसएसबी हो जाता है अपॉइंटमेंट से पहले। तो वहीं से थोड़ा सा मतलब ऐसा जब पहला वो इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अरे ठीक है रिटर्न निकाल लें, एसएसबी क्रैक कर लेंगे, तो वो एक मोटिवेशन आ जाता है वहाँ से। ये बाहर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है कि उनके लिए एसएसबी ज़्यादा एक चैलेंज रहता है। बट वहीं पे सैनिक उसके पीछे एक रीज़न है, मैंने बहुत बच्चों को समझाया इस चीज़ के पीछे। और ये आप किसी भी सैनिक स्कूल के कैंडिडेट या आरएएमसी या मिलिट्री स्कूल के कैंडिडेट से मिलेंगे तो आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी कि वहाँ से रिकमेंडेशन सबसे ज़्यादा क्यों होते हैं। क्योंकि जो चीज़ आप लोग जिसको आप बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जो कि एक डेली रूटीन होता है, ठीक है, प्लस जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो एक ऑफिसर के अंदर जो क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हों, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से डेवलप हों, या कम्युनिकेशन स्किल्स को जो इम्प्रूव करते हैं सैनिक स्कूल्स में, मिलिट्री स्कूल्स में, और एक जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि एक जो एनवायरनमेंट वहाँ पे जो प्रोवाइड करते हैं एक डिफेंस का, कहीं ना कहीं वो एक रिकमेंडेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट? यस सर। और टारगेट डिफेंस एकेडमी में हम लोग जो कैंपस में जो बच्चे रह रहे हैं उनको भी हमने ये एनवायरनमेंट बिल्कुल एज इट इज़ प्रोवाइड कराया है। बट ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, Yes. ठीक है? जैसे मैंने कई बार बच्चों को बताया कि डायरी राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप उसको डेली रूटीन में लेके आते हैं तो डायरी राइटिंग, बट बच्चे नहीं समझते हैं। Yes. बट जितने बच्चे सिलेक्ट हुए वो उसकी इम्पोर्टेंस जानते हैं। यस सर। आई थिंक आपको भी इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता होगा, जो वहाँ पे रहते हैं वो बताते हैं प्रिंसिपल्स, और आपके जितने भी इंस्ट्रक्टर, मैं भी जितनों से मिलता हूँ, जितने भी बच्चे हैं उनको यही गाइड करता हूँ कि डायरी राइटिंग आप डेली बेसिस पे करें, राइट? यस। तो जो बाहर वाले बच्चे हैं और सैनिक स्कूल वाले बच्चे हैं उसमें क्या आपने डिफरेंस देखा है? सर बाहर वाले और साइंस स्कूल में सर क्या रहता है, साइंस स्कूल बच्चे उस चीज़ से उनका पूरा इन्वायरमेंट रहता है, हम सब जितने भी साइंस स्कूल हैं सबका सेम रूटीन है। तो हम जैसे मिलते पहले तो हमारी वाइब एकदम मैच कर जाती है, क्योंकि हमने वही पनिशमेंट्स हमने झेली हैं, वही पनिशमेंट उनने झेली होती हैं, वही बैंड वो कराए गए हैं सीनियर से, हम भी कराए गए हैं, हमें ऐसे सीनियर्स ने जो गाइडेंस दी है उन्हें भी दी है। लाइक हम लोग जैसे हम 7th में आए थे तो हमारी एक रोल कॉल होती थी नाइट में रोज़ाना शाम को, तो वहाँ पे हम लोगों को बताया गया था कि डायरी राइटिंग करो, तुम वर्ड मीनिंग्स याद करो। जब 7th में थे सर उस टाइम पे, तो उस टाइम पे हम लोग स्टार्ट किया कि ठीक है थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। सर डायरी राइटिंग से क्या है कि हम लोग पहली बात तो हमारी स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि हम नए नए रोजाना लिखना स्टार्ट करते हैं, इंप्रूव करते ही जाते हैं। दूसरा हमारे साइक में बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि अभी हम लिख लेंगे तो हमारी एकदम लिखने की आदत बनती रहेगी, और फिर हमें इंग्लिश में भी दिक्कत नहीं होगी और लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी। स्टोरीज क्रिएटिविटी आ जाती है तो हम स्टोरीज को भी क्रिएटिव कर पाएंगे अपनी, राइट। ठीक, वो चीज़ हमें यहाँ से मिलती है। बाकी सर जैसे अगर हम किसी जो ऑर्डिनरी बंदा होता है, सिविलियन होता है, उससे अगर बात करते हैं तो वो जस्ट लाइक उससे रहता है कि मुझे अपना खुद पास होना है। और यहाँ साइंस स्कूल में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि भाई नहीं, अगर मैं हो रहा हूँ तो मेरा भाई भी होगा। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे, मतलब जो सबसे बड़ा अंतर दिखा मुझे वो यही दिखा कि मैं यहाँ पर जैसे जब मेरा रिटर्न हुआ था, मेरा रिकमेंडेशन हो गया, तो मेरे से ज़्यादा मेरे बैचमेट खुश थे कि भाई मेरे इसका हो गया अब हमारा भी होगा, उस तरीके से। और यहाँ थोड़ा सा लगता है कि सिविलियंस में थोड़ा अलग रहते हैं वो, वो भी अगर मिल के साथ रहने लगे तो मतलब तो थोड़ा फ़ायदा ही मिलेगा एसएसबी में। तो एसएसबी में कौन सा ऐसा टास्क रहा जिसने सबसे ज़्यादा परेशान किया हो आपको? सर कमांड टास्क। कमांड टास्क, यस। तो उसके बारे में ज़रा बच्चों को बताइए थोड़ा सा। सर मतलब मेरे ग्रुप में सबसे आखिरी कमांड टास्क मेरा था, तो उसमें क्या रहता है, मतलब मैं कमांड टास्क जिसने वीडियोज़ वगैरह देखा था यहाँ स्कूल में किया था, और बाहर जो यहाँ पे एक FMC का ग्राउंड है उसमें किया था। तो उसमें जितने भी थे ना वो बहुत सिंपल टास्क थे, तो मैं हर चीज़ मिल जाएगी करो। यहाँ पे मुझे प्लैंक दिया और बल्ली दी, रस्सी दी और एक सिंगल स्ट्रक्चर दे दिया और बोला कि अब तुम्हें आगे जाके बॉम्ब डिफ्यूज़ करना है। और उसमें सर एक सिंगल वो दिखाता मेरे को, एक प्रोजेक्शन बस,
अब समझ नहीं आ रहा करूँ क्या, तो मैंने पहले तो वही सबसे सिंपल वाला लगे बांध दो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो मैंने वो बांधा प्लैंक, तो एक सोल्यूशन बन गया। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो जेंटलमैन, ये तुम्हारी रस्सी है वो मैं वापस ले लेता हूँ, और तुम्हारे पास प्लैंक है और बल्ली है, इसी से तुम्हें आगे जाना है, और ये तुम्हारा लोड, और एक लोड और दे दिया उन्होंने, ये तुम्हारा लोड भी लेके जाना है। तो फिर वो प्रोजेक्शन पे मैंने बल्ली लगा के वापस लगाया। तो फिर बोलते हैं कि जेंटलमैन जो प्रोजेक्शन है ना उसका कलर चेंज कर दिया मैंने, वो तुम्हारे रेंज में नहीं है। तब समझ नहीं आ रहा था सिंगल क्या है, लेकिन कमांड टेस्ट में हम लोगों को 2 हेल्पर्स मिलते हैं। तो फॉर्चुनेटली मेरे पास दोनों हेल्पर बड़े एकदम हेल्दी थे, और मैं पतला था तो मैं कहीं भी चढ़ सकता था। तो मैंने उनसे बोला कि भाई काम करो, तुम दोनों लोग इधर खड़ो। उन्होंने प्लैंक पे खड़ा किया, ह्यूमन सपोर्ट लगाया और आगे चला गया। तो उसके बाद वो जब पूरा हो गया तो बोला कि ओके जेंटलमैन, तुम सब पूरा सामान एक साइड रख दो। और फिर उसके बाद हमारे से सैनिक स्कूल के बारे में पूछने लगे वो सर। फिर बाद में बोलते हैं कि तुम्हें पता है ये टास्क कैसा था? मैं बोला सर लग तो हार्ड सा रहा था। तो कहते हैं कि हार्ड तो था ही, इसके 3 ही सोल्यूशन थे और तुमने बहुत अच्छे से तीनों कर दिए। तो वहाँ लग रहा था कि हाँ चलो कुछ तो अच्छा कर दिया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में बच्चों को ज़रा बताइए कि फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, और आपने जो बेसिक एजुकेशन ली यस वो कहाँ से ली है, और उसका क्या इम्पैक्ट रहा है आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। सर मेरा मतलब हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे सर मतलब पापा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, मम्मी भी पढ़ी लिखी नहीं, हाउसवाइफ हैं। और सर मतलब स्टार्टिंग से स्कूल में, गांव के स्कूल में पढ़ते रहे हम लोग। उसके बाद वहाँ से यहाँ मतलब शहर में जब शिफ्ट हुए तो वहाँ भी एक लोकल स्कूल में पढ़ रहे थे। तो इतना पता था कि पापा की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं कि हम कहीं ऐसे बहुत बड़े स्कूल में पढ़ पाएँ। वो तो सैनिक स्कूल का एक हो गया तो यहाँ पर एक मिनिमम फीस है वही 35,000, उसी में हमारा सब हो जाता है हॉस्टल। तो ये थोड़ा अच्छा मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया यहाँ से कि यहाँ जाना किधर है, कैसे जाना है। पूरा सर वाकई डेवलपमेंट सारा सैनिक स्कूल ने कर दिया था हमें। और दिमाग में ये रहता था कि हमेशा कि हाँ पापा के लिए कुछ तो करना ही है ऐसा जिससे वो प्राउड फील कर पाएँ, बता पाएँ कि हाँ मैंने भले मेहनत की लेकिन मेरे बेटे ने इतना बड़ा कर दिया है कि हाँ मैं कुछ भी बोल सकता हूँ आज। ओके। तो सर वो एक मोटिवेशन टाइप रहता था। तो अभिषेक, मुझे आप ये बताइए कि एनडीए ज्वाइन करने के पीछे आपका क्या मोटिवेशन, मतलब आपके अंदर ऐसा क्या था कि मुझे एनडीए ही ज्वाइन करना है, वाई नॉट अदर जॉब्स लाइक वाई डोंट यू वांट टू ज्वाइन आईआईटी, नीट, डॉक्टर वगैरह की जो प्रोफेशंस होते हैं उनमें क्यों नहीं, क्यों आपको एनडीए ही? सर सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि मैं सैनिक स्कूल में रहा हूँ। मैंने देखा है कि ऑफिसर्स की लाइफस्टाइल कैसी रहती है, वो कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। हर टाइम उनका एक प्रॉपर टाइम रहता है। इवन सर उनको खाना खाने का एक अलग ढंग होता है। तो सर वो चीज़ें जो हर टाइम मोटिवेट करती हैं। इवन हमारे जो सब सीनियर्स हैं, जो देखो सैनिक स्कूल से हैं तो ज़्यादातर सीनियर्स इसी लाइन में गए हैं। तो जो सीनियर्स गए हैं वो बताते हैं कि भाई आओ वहाँ सेम लाइफ तुम्हें मिलेगी। तो सर वो है ना एक सैनिक स्कूल की लाइफ जो बहुत अच्छी लगती है हमें, जो हमें अपने दोस्तों के साथ जो बदल फील होता है वही चीज़ हमें आगे जाके मिल पाएगी। इसी एक प्रोफेशन ऐसा है। दूसरा सर हर जगह एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ जाओगे रेस्पेक्ट मिलेगी। तो सर इस चक्कर में मेरे दिमाग में था कि जाना है तो बनना तो एक ऑफिसर ही है, इसलिए था ये सर। तो एसएसबी के पार्ट की अगर मैं बात करूं तो एसएसबी को काफ़ी टफ माना जाता है। तो हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू दीजिए कि आपकी एसएसबी जर्नी कैसी रही, मतलब स्टार्टिंग से लेके जो फाइनल रिकमेंडेशन तक जो आपका एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। यस सर। क्या क्या चीज़ें आपने फेस की और किस तरीके से आपका जो प्रोसीजर रहा, वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट आपको मिला, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आने वाले एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं। यस सर। पहले एसएसबी में क्या रहता था, लाइक हम एक दिन पहले रिपोर्ट करने आते थे, स्टेशन से ही हमें ले लेते थे, वो हमें हर चीज़ में मिलती थी। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा चेंजमेंट आ गया है। अब हमें सुबह 5:30 बजे रिपोर्ट करना होता है हर एसएसबी सेंटर पे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको स्टेशन से पिकअप करेंगे। तो हम लोग पहुँचे देहरादून। मैं पहुँच गया था सर, मेरा 15 से स्टार्ट था, 15 जुलाई से। तो मैं 14 जुलाई को देहरादून पहुँच गया था। वहाँ मेरा एक और दोस्त था साइंस स्कूल कुरुकोंडा से, वो पहले ही आ रखा था। तो उसने बोला था कि मेरे रूम पे आ जा, हम लोग दोनों सुबह यहाँ से निकल लेंगे। तो एफएसबी हमारा स्लेमन टाउन में, देहरादून में एफएसबी है, तो वहीं पास में हमारा रूम था। तो सर वहाँ से हम लोग सुबह अपना वही फॉर्मल ड्रेस पहन के निकले। तो वहाँ पहुँचे, रिपोर्टिंग पहले डॉक्यूमेंटेशन में चेकअप होता है, वो हमारा आइडेंटिटी का वो सब हुआ। उसके बाद हम लोग को ब्रेकफास्ट के लिए भेजा गया। तो ब्रेकफास्ट वगैरह सैनिक स्कूल की आदत है, खाओ पहले उसके बाद देखा जाएगा कुछ भी। तो हम लोग आराम से अच्छे से खाए पिए। उसके बाद पहुँचे तो हमारा वही पहले एक स्क्रीनिंग हुआ, जहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई ऑडिटोरियम में और स्टोरी लिखी गई। स्टोरी लिखते ही हम लोगों की स्टोरीज ले ली गई थी और हमें एक हॉल में भेज दिया गया था कि तुम जाओ, तुम हॉल में खड़े हो जाओ उधर। तो मेरा चेस्ट नंबर 7 था फर्स्ट ग्रुप में।
तो एक 1 to 13 फर्स्ट ग्रुप था, ऐसे हर ग्रुप 13-13 से डिवाइडेड था। तो उन्होंने 1 to 13 में सबसे पहले बुला लिया गया। तो सर वैसे मेरे दिमाग में था कि कुछ ना कुछ तो टाइम मिलेगा, बट एज अ फर्स्ट ग्रुप था तो कोई टाइम मिला नहीं मुझे। तो वहाँ पे हम जैसे पहुँचे तो उन्होंने बोला कि जेंटलमैन थोड़ा ब्रीफिंग दिया कि हाँ ये होगा, तुम्हें नरेशन करना है, जीडी होगा, और फिर फाइनल एक टास्क, हम फाइनल एक स्टोरी पर कंक्लूड करेंगे। तो हम लोगों ने पहले इंडिविजुअल नरेशंस दिए, जिसमें सर क्या रहता है कि यहाँ आपकी एक इंग्लिश है मैटर करती है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल पाओगे स्टोरी तो कहीं ना कहीं एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट होगा आपके लिए। तो वहाँ पे सर मैंने अच्छा कर दिया था, मेरा नरेशन अच्छा हुआ। उसके बाद हमने जीडी डिस्कशन किया, तो आजा हम लोग सब बात किए। तो जो मेन थीम थी, कुछ पार्ट मेरे, कुछ एक और लड़का था सचेश नंबर 5, हम दोनों रिकमेंड हुए, उसका भी हम लोगों को एक स्टोरी बना के फाइनल कर दी गई। उसके बाद हम FSB में थे तो सब उसी दिन साइक होना था, तो हम तुरंत लंच के लिए चले गए। लंच वंच करके अपने साइक टेस्ट के लिए गए। साइक टेस्ट अच्छा हो गया। साइक टेस्ट होने के बाद मैं सोच लिया था कि ठीक है, हो गया, अब इसके बारे में ज़्यादा सोचूंगा नहीं। तो वो असाइड करके अपने आराम से मस्ती वाले खेलो कूदो, अपना पूरा फर्स्ट डे ऐसे निकल गया। सेकंड डे हमारा GT स्टार्ट था, तो GT के लिए अलग ड्रेस रहती है। GT ड्रेस हम ये लोग ऐसे उसमें कॉल लेटर में लिख के देते हैं, तो हम वो GT के लिए ड्रेस पहन के पहुँच गए। तो GT हुआ पहला ग्रुप डिस्कशन, आपको बताया जैसे मैंने, जो GD हुए, उसके बाद GP हुआ, उसके बाद हम लोगों को PGT के लिए लिया गया, PGT HGT ये सब एक साथ हो गए। तो फर्स्ट डे में हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। सेकंड डे में लेक्चरेट, कमांड टास्क और GOR और IO रह गया था। तो हमारा सेकंड डे लेक्चरेट से ही स्टार्ट हुआ। तो सर एक तो लेक्चरेट में क्या रहता है, अकेला बोलना होता है। तो ये एक बहुत ऐसा पार्ट है कि एक बार नरेशन के लिए आप थोड़ा सोच भी लोगे, लेकिन यहाँ आपको अकेला खड़ा होना है, एक जगह खड़े होना है, बाकी सब बैठे रहेंगे और उस टाइम पे आपको एक एज अ फेस करना है, सबको बोलना है। तो वहाँ पे 3 मिनट बोलना होता है। उनके टॉपिक लीनियंट रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती कि हम लोग समझ जाते हैं, थोड़ा पढ़ लेंगे, अगर थोड़ा सा पढ़ रखा होगा तो बोल पाओगे। तो वो वहाँ लेक्चरेट बोला मैंने। लेक्चरेट मैंने बोला था सर, जैसे मेरा खत्म हुआ टाइम तो मैं बैठा लेक्चरेट के बाद। उसके बाद उन्होंने कमांड टास्क के लिए मैं बुलाया। कमांड टास्क में उन्होंने वही करा के बाद बोला कि तुमने तीनों सोल्यूशन दिए। तो वहाँ मुझे थोड़ा सा लगने लगा था कि अब रिकमेंड हो जाऊँगा, बट फिर भी मेन पार्ट था जो पर्सनल इंटरव्यू, वो बाकी था। तो जब हमारा फोर्थ डे जब पर्सनल इंटरव्यू हुआ, सिर्फ इंटरव्यू हुआ उस दिन, हमारा इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू के बाद हम लोगों को बोला आउटपास जा सकते हो आप लोग। तो देहरादून घूमने के लिए हम चले गए, IMA और वहाँ पे सर एक FRI है, उधर चले गए और घूम घाम के लौट के आए। हमें पता नहीं था कि हमें घूमने भी मकसद से भेज रहे हैं। जैसे ही लौट के आए तो वहाँ बाहरी DSO सर खड़े थे, उन्होंने बोला मुझे एलिब्रेट करो, तुम कहाँ कहाँ घूम के गए हो। तो वो सब हमने बताया कि हम सर यहाँ गए थे, हम अपने सीनियर से मिले। तो सब उसके बाद अगले दिन कॉन्फ्रेंस होनी थी, तो उस कॉन्फ्रेंस का हमें टाइम 10 बजे बताया गया था। तो कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग मतलब जैसे ही पहुँचे तो एक एक करके बुलाया जाता कॉन्फ्रेंस में। तो हम गए, तो उन्होंने मुझसे पूछा, जैसे ही बैठा मैं कि अभिषेक सिट डाउन, में बैठा। तो बोलते हैं आर यू फ्रॉम सैनिक स्कूल? मैंने बोला यस सर। टेल मी 2 थिंग दैट यू लाइक इन द सैनिक स्कूल। तो जो तुम्हें, फिर बोले, मतलब आंसर देने से पहले बोले जो तुम्हें सबसे अच्छी लगती हूँ। तो मैंने बोला सर माई बैचमेट्स, सीनियर्स एंड ऑफिसर्स। कि अच्छा क्यों? मैं सर बिकॉज उनकी वजह से मैं आज आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। तो बोले ओके गुड थैंक यू। उन्होंने बोला जाओ। फिर मैं वहाँ से चला आया। उसके बाद सर ये इतना टाइम लग गया। मेरा कॉन्फ्रेंस होगा 11 बजे, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप था, थर्ड स्टेशन नंबर 3। उसके बाद शाम को 5:30 बजे रिजल्ट अनाउंस हुआ। तब एक तो मेरे दिमाग में था कि अगर कॉन्फ्रेंस नहीं चली है तो हो सकता है आउट हो जाऊँ, तो थोड़ा डर भी था। तो उसके बाद जब उन्होंने बोला कि सेशन नंबर 3 यू आर रिकमेंडेड, तो पहले तो समझ नहीं आया, कि तो दिमाग में यही चल रहा था कि क्या होगा, तो ऐसे ही बैठा रहा। बोले सेशन नंबर 3 आर यू लिसनिंग, आर यू अवेकन? यस सर। यू आर रिकमेंडेड? यस सर, थैंक यू सर। उन्होंने वहाँ खड़ा किया उन्होंने, उसका सबने ताली वाली नहीं। तो वहाँ लग रहा था कि हाँ यार कुछ तो कर लिया यार, ये सब ताली बजा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने CPSS के लिए दूसरे दिन रखा था, जो पायलट टेस्ट होता है उसके लिए। और उसके बाद हमको डिपार्चर कर दिया। सबसे बेकार ये लगता है सर, ये लोग डिपार्चर करते हैं उस टाइम पे पता नहीं रहता कब करेंगे, ट्रेन ढूंढो, फिर ट्रेन के बाद तो भाग के आओ, घर आओ, वो सब यही रहा सर। काफ़ी अच्छी रही मेरे लिए जर्नी। ओवरऑल रिकमेंडेशन के बाद अगर थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हेक्टिक होती हैं, वो भी लगती नहीं हेक्टिक। नो सर, मतलब मुझे इतनी खुशी होती है कि उसमें ये समझ में नहीं आता है कि क्या हमारे साथ बुरा हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, नथिंग। यस, केवल एक ही चीज़ दिमाग में होती है कि आई गॉट रिकमेंडेशन, और अब तो भाई NDA में ही जाना है। सर 6वें दिन जब फ़ोन मिला तो पापा को बोला ना मैंने, हेलो पापा। मैंने बोला पापा नमस्ते। बोले नमस्ते, क्या हुआ? मैं रिकमेंड हो गया। कि ये क्या होता है? मैंने ऑफिसर बन गया। तो वो जो खुशी उनके मतलब, अरे बढ़िया, तूने बहुत अच्छी न्यूज़ दी, जो वो थी ना सर, तो वो दिमाग में ऐसी बैठ गई थी कि यही दिन के लिए इंतजार कर रहा था मैं आज। तो वो सर वो अब तक याद है मुझे। आई थिंक बच्चे रिकमेंड होते हैं तो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। इस Yes, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर खुश होता है कोई इंसान तो 2 होते हैं, एक तो गुरु आपके और पेरेंट्स। यस सर।
और पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करके आपको यहाँ तक पहुँचाया है, वो इसीलिए पहुँचाया कि लाइफ में आप कुछ अच्छा करें, यस है ना। क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, बच्चे पेरेंट्स के लिए बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि उनके लिए करें। Yes, sir. मतलब टाइम भी नहीं मिलता नहीं है, पाता है। क्योंकि ऑलमोस्ट आपकी जो सारी चीज़ें हैं जो आपकी डेवलपमेंट से लेके, बचपन से लेके और यंग एज तक, यस वो सब कुछ करते हैं, है ना। उसके बाद से फिर यही सिलसिला कंटिन्यू आगे फ्यूचर में चलता रहता है। हम अपने बच्चों के लिए, वो अपने बच्चों के लिए, वो अपने बच्चों के लिए। तो बहुत अच्छी बात है अभिषेक, यस आपने एक मतलब एक फैमिली का नाम रोशन किया, एक अपने डिस्ट्रिक्ट प्लस अपने ओवरऑल एक तरीके से हमारे देश का नाम रोशन आगे करेंगे। और हमेशा से यही उम्मीद है कि आप फ्यूचर में भी बहुत कुछ हासिल करेंगे लाइफ में, बिकॉज स्कोप बहुत है लाइफ में आगे भी। जब आप डिफेंस में जाएंगे, ऑफिसर बनेंगे, ऑफिसर बनने के बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। यस ठीक है, तो अभी मेरे कुछ बैचमेट्स हैं और जहाँ पे जो डिफेंस में हैं उनसे भी मैं बात करता रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, जैसे पैरा कमांडोज़ के लिए ट्रेनिंग होती है अलग से, यस सर, है ना। जो पैरा कमांडोज़ में जाना चाहते हैं उनकी एक बहुत अलग ही ट्रेनिंग होती है, स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, है ना। यस तो उसका भी मौका मिलेगा और भी काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हासिल करने का मौका मिलेगा लाइफ में, यस है ना। आई होप कि आप फ्यूचर में और भी बेटर करेंगे। और डिफेंस को ज्वाइन करने के लिए हर एक का सपना होता है ज्वाइन करना, यस सर, बट आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, दैट्स कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर। और चलिए, बाकी और भी वीडियोस इसी तरीके से, इंस्पिरेशनल वीडियोस जो भी बच्चे रिकमेंड हुए हैं उनकी आप तक मिलेंगी। बट इंस्पिरेशन का यूज करके, ठीक है, इन जो इंस्पिरेशन आपको मिलती है, जो भी सजेशंस मिलते हैं, उनका आप यूज करके अगर आप अपनी लाइफ को चेंज कर पा रहे हो तब तो ठीक है। अदरवाइज वीडियो देखने के बाद अगर भूल गए और अपनी लाइफ पे अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आई थिंक उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, राइट। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।